मेरा एक क्वेश्चन है। मार्केट में लोग जनरली जिससे भी एक्सपर्ट से सुनते हैं हम, मतलब लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। तो मतलब लॉन्ग टर्म कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा आप देखिए, लॉन्ग टर्म का अगर मार्केट के हिसाब से देखें तो कोई परिभाषा नहीं है। किसी के लिए लॉन्ग टर्म 1 साल भी होता है, किसी के लिए लॉन्ग टर्म 2 साल भी होता है, किसी के लिए 10 साल भी होता है। अब ये हम पे ये डिपेंड करता है कि हमारा एंड गोल क्या है। जैसे अगर बोले कोई आपसे कहे कि हमको सफ़र पे जाना है, तो सफ़र पे जाने के लिए हो सकता है वो यहाँ से प्रयागराज जाना चाह रहा हो सकता है यहाँ से दिल्ली जाना चाह रहा हो सकता है यहाँ से वाशिंगटन जाना चाह रहा हो। तो जो तीनों जगह है वो उनके लिए एक डेस्टिनेशन है, तो तीनों उनके लिए सफ़र है। उसी तरह लॉन्ग टर्म तीनों जो चीज़ें हैं, 1 साल 2 साल 10 साल, वो लॉन्ग टर्म है। अब डिपेंड ये करता है कि हम किस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, क्या हमारा एंड गोल है, कितने समय में हम उसको अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए हमारी प्रिपरेशन क्या है और रिस्क रिवॉर्ड को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो उसके बेस पे कोई एक परिभाषा नहीं है, हर इंडिविजुअल के लिए लॉन्ग टर्म की परिभाषा अलग अलग होती है। इसी से रिगार्डिंग में एक मेरा और प्रश्न है। जैसे मेरी एज जो है वो अभी 30 ईयर्स है, ठीक है, और मेरी जो लाइबिलिटी, मेरे 2 बच्चे हैं। एक मेरी लाइबिलिटी बता दूं, मैं 50 साल का जब मैं होऊंगा उस समय मुझे 1 CR चाहिए बेटी की शादी के लिए, और उसी के आसपास थोड़ा 5 साल पहले 1 करोड़ के आसपास दोनों के पढ़ाई के लिए, और 60 ईयर्स का जब मैं हूँ तो मुझे 1 करोड़ रिटायरमेंट के लिए। तो मैं 30 साल का हूँ, किस तरीके से मैं अपनी प्लानिंग करूँ, एक लमसम आप आइडिया बता दें कि मेरी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। देखिए, एक जब आप अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं तो हालांकि आपका जो केस है वो थोड़ा बहुत अच्छा केस है मार्केट के हिसाब से, क्योंकि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि 1 साल भी लॉन्ग टर्म होता है, 3 साल भी लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन आपका जो भी गोल है, अगर आप 30 साल के हैं तो आपका जो पहला गोल आएगा वो आपके 45 साल की एज में आएगा। यानी अब से 15 साल का समय लगभग उसमें है। उसके बाद 20 साल में दूसरा गोल और 30 साल बाद तीसरा गोल है। तो मतलब मिनिमम आप अपने पोर्टफोलियो को 15 साल का समय दे रहे हैं ग्रो करने के लिए। तो इस केस में जो मार्केट की उतार चढ़ाव है वो आपके पक्ष में हो जाता है, क्योंकि 1 साल 2 साल में हम मार्केट के उतार चढ़ाव को ट्रैक नहीं कर सकते, उसके हिसाब से हम प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते। जबकि 10-12 साल का जब आप समय बिता लेते हैं तो मार्केट आपको पॉजिटिव रिटर्न ही देता है। तो इसमें आपको प्लान करने में एक नियम बहुत अच्छा है स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में, जहाँ बोलते हैं कि 100 माइनस योर एज शुड बी इन इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपका एज 30 साल है, तो अभी 100 माइनस 30 यानी 70% जो आपका पैसा है वो इक्विटी में होना चाहिए, यानी कि स्टॉक्स में होना चाहिए, म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। और जो 30% पैसा है वो फिक्स्ड एसेट में आप गोल्ड को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल गोल्ड भी फिक्स्ड एसेट में आ रहा है। आप बॉन्ड्स को ले सकते हैं, आप FD को ले सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, सपोज कल को आप 35 ईयर के होते हैं तो आपका जो इक्विटी पोर्शन है वो कम होता जाएगा और आपका जो डेट पोर्शन है यानी कि जो फिक्स्ड एसेट है वो बढ़ता जाएगा। ये आपको क्या बेनिफिट देता है कि जैसे जैसे आप अपने गोल की तरफ बढ़ते जाते हैं, मतलब 10 साल बाद आपका डेट का पोर्शन बढ़ जाएगा, इक्विटी का पोर्शन कम हो जाएगा, तो आपके पास एक आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आने लग जाती है। क्योंकि हमारा इक्विटी वाला पोर्शन ये जो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, ये तब मदद करता है जब 45 साल की एज में पहुँच गए और आपको 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। अब आपके पास उस वक्त 55% इक्विटी में है, 45% डेट में है, 100 माइनस एज वाला फार्मूला। तो अब अगर आपको 1 करोड़ की आवश्यकता है तो आप अपने, अगर आपका इक्विटी उस वक्त अच्छा नहीं कर रहा है तो आप अपने डेट को रिडीम करके उस गोल को पूरा कर सकते हैं। और थोड़ी देर बाद जब इक्विटी वापस से अच्छा करने लग जाएगा तो फिर आप इक्विटी को सेल करके बना सकते हैं। सिमिलरली 50 साल की एज में भी और रिटायरमेंट तक तो आपका 100 माइनस 60 यानी कि 40% सिर्फ इक्विटी में होना चाहिए और 60% जो है वो डेट में होना चाहिए। डेट पे हम 6% का रेट लेके चलते हैं। आप किसी भी FD में रखेंगे, बॉन्ड में रखेंगे तो वहाँ से 6% का आपको एक एनुअल रिटर्न मिलेगा, जो आपके एक्सपेंसेस, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना होगा, एनुअल एक्सपेंस क्या होंगे, आपकी उस वक्त की ख्वाहिशें क्या होंगी। जैसे बहुत लोग बुढ़ापे में घर पे रहना चाहते हैं, कुछ लोग टूर करना चाहते हैं, तो वो बहुत इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से आप वो प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जैसे किसी की मदद, तो क्योंकि मुझे स्टॉक और ये सब के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, म्यूचुअल फंड के बारे में मुझे पता है, तो मुझे मतलब बेस्ट एडवाइस क्या रहेगी कि मैं क्या किसी फंड मैनेजर या फिर कि म्यूचुअल फंड या स्टॉक कहाँ पे मैं इन्वेस्ट कैसे करूँ? देखिए, ऐसे शुरुआती, हाँ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट अभी कोई भी नहीं है और आप शुरुआत करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड बेस्ट चीज़ है। रीज़न कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको 50,000 रुपये महीना डालना है, तो इनिशियली अगर आप डालेंगे और मैं आपसे कहूँगा कि आप शेयर डायरेक्ट खरीदें, और मैंने आपको रिलायंस, टाइटन
इन्फोसिस, TCS ये शेयर बता दिया, तो शायद अगर आप ये एक एक शेयर भी लेंगे तो आपका 50,000 रुपये खत्म हो जाएगा, आप ले नहीं पाएंगे। और एक शेयर में उतार चढ़ाव आपको समझ में नहीं आएगा। तो बजाय उसके जो एक्सपर्ट है इंडस्ट्री में, उनको आप अपना पैसा दें, वो पैसा आपका यूनिट्स के फॉर्म में आपको इशू हो जाएगा और वो म्यूचुअल फंड में जाएगा। और जब कोई भी म्यूचुअल फंड में उतार चढ़ाव होगा उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म करेगा। वेयर एज अगर आपके पास बड़ी कैपिटल है, अगर आपके पास 10, 15, 20, 25 या 50 लाख रुपए इस तरीके की कैपिटल है, उसको आप डिप्लॉय करना चाहते हैं, उस केस में हम आपसे चाहेंगे कि आप किसी डेजिग्नेटेड फंड मैनेजर को अपॉइंट करें जो आपके पोर्टफोलियो को देखे। बिकॉज उस केस में अगर आप म्यूचुअल फंड में 50 लाख रुपए डालते हैं तो शायद जो फंड मैनेज कर रहा है म्यूचुअल फंड का, उसको आप कॉल करने की आपको अथॉरिटी नहीं होगी। आप उससे कॉल करके परफॉर्मेंस के बारे में सवाल नहीं कर सकते। जो आपका पर्सनल मैनेजर होगा, जो आपका पर्सनली आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा होगा, वो शायद आपको ये लिबर्टी दे देगा कि आप उनसे कॉल करके कस्टमाइज करा सकते हैं अपने प्लान को। आप ये बोल सकते हैं कि नहीं मेरे को 30 नहीं 35% डेट में होना चाहिए, मेरा 65 होना चाहिए। तो ये सब सवाल आप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कम फंड है, आप म्यूचुअल फंड के साथ जाइए। अगर आपके पास बड़ा फंड है, अच्छा फंड है, तो आप एक पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेजर अपॉइंट करके उसके साथ आप इन्वेस्टमेंट करिए। और एक और प्रश्न है हमारा सर, क्या ETF में, जैसे ETF में सेक्टर वाइज ETF बने हुए हैं, तो मतलब मुझे अगर ETF में मैं पढ़ता हूँ थोड़ा, मतलब मुझे हल्का फुल्का जानकारी है ETF वगैरह की, म्यूचुअल फंड की भी, तो मैं मतलब किस सेक्टर के ETF को लॉन्ग टर्म के लिए 10, 15, 20 साल के लिए कौन से सेक्टर के ETF को चूज़ करूँ? देखिए, सेक्टर जो होते हैं ये पिछले 2-3 साल से एक नया ट्रेंड आ गया है मार्केट में कि एक कोई पर्टिकुलर सेक्टर एक साल में 100%, 150% का रिटर्न दे देता है, तो सब लोग उसका पीछा करने लग जाते हैं। आप प्रैक्टिकली सोचें, किसी भी बिजनेस में, किसी भी व्यापार में अगर 100% का सालाना ग्रोथ होना शुरू हो जाए तो दुनिया में कोई भी जॉब नहीं करेगा, दुनिया में कोई भी कंपनी प्रोडक्शन करना बंद कर देगी, वो उसी पर्टिकुलर बिजनेस को करने लगेगी क्योंकि हर साल उनका पैसा डबल हो रहा है। तो आप अगर 5 साल या 10 साल का व्यू लेंगे तो आपको मोर और लेस जितनी भी ETF हैं, मतलब सेक्टोरियल जो ETF हैं, वो आपको एनुअलाइज 14, 15, 17% का रिटर्न देते हैं। तो इसको आप नेगेट करने के लिए कि मतलब हो सकता है कि सन 2024 में फार्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अगले 3 साल फार्मा ना चले, मेटल्स चलें, उसके 3 साल बाद मेटल ना चलें, बैंक चलें, तो आपको इंडिविजुअली सबको ट्रैक करना होगा और आप मॉनिटर करके नहीं कर पाएंगे। तो उससे बेटर है कि आप इन सब इंडेक्स को मिला करके, निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी स्मॉल कैप है, निफ्टी मिड कैप है, इन एक एक इंडेक्स में लगभग सारे सेक्टर की कंपनी है। जैसे निफ्टी में आप देखेंगे तो निफ्टी में करीब 35% बैंक्स हैं, करीब 25% IT कंपनीज हैं, 10% ऑयल एंड गैस है, मेटल के 5% हैं, टाइटन और L&T जैसे कंस्ट्रक्शन और जेम्स एंड ज्वेलरी वाले भी 5% की होल्डिंग है। तो जितने सेक्टर हैं वो सब मिला करके आपको निफ्टी में मिल जाता है। तो मेरा जो पर्सनल एक सलाह है कि किसी को भी अगर ETF के माध्यम से इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी का म्यूचुअल फंड में भी इंडेक्स आता है, निफ्टी 20 हम लोग ट्रेड करते हैं, हम लोग उसको खरीद के अपने अकाउंट में रखते हैं, हमारे क्लाइंट्स के अकाउंट में भी है निफ्टी 20। फिर आप जूनियर 20 जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स है, मिड 150 20 जो कि निफ्टी मिड कैप का है, और एक इंडेक्स आप US का ले सकते हैं। US की जैसे कंपनियां हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब बहुत बड़ी कंपनियां हैं, तो उनमें भी थोड़ा आपका निवेश होना चाहिए। तो एक मोतीलाल ओसवाल का NASDAQ 100 करके ETF है, उसमें भी आपका निवेश आप एक 10% रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई भी रहेगा और एक आपको कांस्टेंट, ऐसा नहीं होगा कि एक साल 100% का रिटर्न दे दिया, अगले 3 साल कुछ रिटर्न नहीं दिया। वो 15% के एक एवरेज के रिटर्न से आपको हमेशा देता रहेगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़िया ग्रो करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे प्रश्न तो बहुत हैं और दिमाग में आते जा रहे हैं, लेकिन मैम को मौका देना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये पूछना है सर से एक कि यंग जो अभी इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर कह लीजिए या एज अ ट्रेडर, जो बड़े बड़े मतलब कॉलेज के लोग भी ट्रेडिंग की तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं कि ट्रेड में आज लगाया, आज कमाया, गवाया, क्या किया क्या नहीं किया। मैं जस्ट ये जानना चाहूँगी कि मतलब आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, बिकॉज लोगों का, मोस्ट ऑफ द लोगों का ये झुकाव ट्रेडिंग की तरफ है कि बहुत जल्दी उन्हें वेल्थ क्रिएट करना है। तो मतलब एज अ ट्रेडर मतलब आप क्या बताना चाहेंगे यंग जनरेशन को कि ट्रेडिंग में क्या मतलब व्यू है आपका? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा अगर आप लोगों के पास समय हो। हाँ जी। एक दुकानदार था, वो डेली अपने दुकान में बैठ करके समोसे, चाय ये बेचा करता था। मतलब चाय बचा के, चाय बना करके, चाय समोसे के साथ वो बेचता था। ठीक है। उसके सामने एक दुकानदार आया, उसने कपड़े की दुकान खोल ली। ठीक है। उसने देखा कि मेरे पास लोग चाय समोसा खाने आते हैं, वो 10 रुपये 20 रुपये का खा के जाते हैं, सामने उस कपड़े की दुकान में जाके कपड़े खरीदते हैं, 1000 2000 ही खरीदते हैं। यानी कि वो मेरे से ज़्यादा पैसा कमा रहा है, वो मेरे से ज़्यादा बेनिफिट कमा रहा है। उसने ये काम छोड़ करके
उस काम को शुरू कर दिया, इसको बंद कर दिया उसने कि वहाँ पे मुझे बेटर रिटर्न मिलेगा, वहाँ मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जब वो कपड़े का काम करने लग गया तो उसके सामने मोबाइल शॉप वाले खुल गया, तो वो उसको देखा कि यार मैं कपड़े 1000-500 के बेच रहा हूँ, यहाँ ये 10,000 के मोबाइल फ़ोन बेच रहा है। तो उसने उस काम को छोड़ करके मोबाइल फ़ोन का काम शुरू कर दिया। फिर जब वो मोबाइल काम का शुरू कर दिया तो उसने देखा कि मेरे सामने एक लैपटॉप वाला की दुकान खोल लिया कि यार मैं 10,000 का बेच पा रहा हूँ, वो 50,000 का एक लैपटॉप बेच ले रहा है, मेरे से 5 गुना सेल्स भी कर ले रहा है और प्रॉफिट भी कर ले रहा है, क्यों ना मैं लैपटॉप का काम शुरू कर दूँ। तो इस तरीके से वो अपने काम को छोड़ करके जो भी उसके सामने बड़ा काम दिखता उसकी तरफ वो चल जाता, जहाँ भी उसको दिखता कि आसानी से पैसा बन रहा है। Correct. जबकि अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखेंगे तो अगर आपकी 10 रुपये की चाय बन रही है, भाई 10 रुपये की चाय हर कोई अफोर्ड कर सकता है, 20 रुपये की चाय हर कोई ले सकता है। आपके यहाँ फुटफॉल ज़्यादा होगा, Correct. आपका टिकट साइज छोटा है लेकिन आपका रेवेन्यू ज़्यादा होगा और आपका प्रॉफिट मार्जिन इंटैक्ट रहेगा उसके साथ। तो इसको मैं जो आप बता रही हैं कि आजकल के जो यंगस्टर हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या जो जॉब कर रहे हैं, उनको लगता है, एग्जांपल लेता हूँ कि कोई बंदा बैंगलोर में जॉब कर रहा है, उसकी 50,000 रुपये महीने की सैलरी है, मैं एग्जांपल लेते हैं। अब उसको किसी ने बता दिया कि यार आप कॉल खरीद लो, आप पुट खरीद लो, या उसने कहीं ऑप्शन ट्रेडिंग का ऐड देख लिया, उसको लगा कि यार मैं यहाँ 30 दिन जॉब कर रहा हूँ, सुबह 8 बजे आता हूँ, शाम को 6 बजे जाता हूँ, 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, दिन का करीब 1500 रुपये एवरेज आ रहा है, क्यों ना मैं वो 5 मिनट के ट्रेड से 1500 रुपये कमा लूँ। ठीक है, तो वो जो जल्दी पैसा कमाने की इच्छा है वो उसको उस ट्रेड की तरफ लेके जाती है। अब क्या होता है कि उसने 1500 रुपये एक बार तो कमा लिए, 2 बार कमा लिए, 3 बार कमा लिए, चौथी बार उसको लॉस हो गया। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग सबको पता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इट्स अ ज़ीरो सम गेम, इसमें 90% लोग पैसे कमाते हैं। तो उनमें से वो लोग हैं जिन्होंने इस तरीके के काम को शुरू किया कि हम एक कॉल खरीद लें, पुट खरीद लें। जब चौथी बार उसको लॉस हुआ, अब उसने देखा कि कोई गुरु है क्या जो मुझे सिखा सकता है। वही चीज़ चाय बेचने वाले को लगा सामने कि वो कपड़े की दुकान है, तो उसको लगा ये गुरु है यार, ये ज़्यादा कमा रहा है क्योंकि ये लंबोर्गिनी में घूम रहा है, ये यूरोप की छुट्टियों की फ़ोटो डाल रहा है, इसका मतलब ये इससे ज़रूर प्रॉफिट बना रहा होगा। वो उस गुरु को संपर्क करेगा, वो गुरु उसको बोलेगा कि आप हमारा करिए, हमारा प्रीमियम कोर्स है, आप 30,000-40,000 पे करिए, हम आपको एक दिन में उसको रिकवर करा देंगे। अब आप एक प्रैक्टिकली समझिए कि एक दिन में कोई आदमी अगर 30-40,000 रुपये खुद कमा सकता है, तो वो दूसरे को कोर्स क्यों बेचेगा? वो डेली खुद ही कमा लेगा, वो तो फिर अथाह पैसा कमा लेगा ना। कोर्स बेच रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका उसमें प्रॉफिट छुपा हुआ है। तो फिर अब आपने उससे कोर्स लिया, आपने उससे बोला कि आप 10-10 हज़ार के 3 ट्रेड करेंगे, आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। 2 ट्रेड किया आपने, 3 ट्रेड किया, 3 ट्रेड में आपका पैसा रिकवर भी हो गया, लेकिन आपको लगा कि मैंने फीस अभी रिकवर किया है, मेरे को अभी तो प्रॉफिट भी कमाना है इससे, या पहले जो मैंने गंवाया हुआ है वो भी कमाना है। फिर आपने उसमें बड़े ट्रेड लेना शुरू कर दिया, वहाँ भी आपको फिर लॉस हुआ। एंड ऑफ द डे एक दिन तो मार्केट आपसे पैसा ले ही लेगा। अब आपने उससे बड़ा गुरु ढूंढा कि जो हमको प्रॉपर मैनेज कराए, हमें हेजिंग कराए, मतलब क्योंकि मार्केट में ऐसे ऐसे टर्म्स है ना कि जो टर्म्स यूज़ करके लोगों को, इनोसेंट लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि हम हेजिंग कराते हैं, हम ये कराते हैं, ऐसे करके आप डेली का 1 लाख रुपया घर बैठे कमा लोगे, इनिशियल कैपिटल 5 लाख रुपये। अब आपने क्या किया, बैंक से लोन ले लिया या अपने दोस्तों से पैसा ले लिया कि यार मैं एक दिन ट्रेड करूँगा, मैं पूरा पैसा निकाल करके मैं फ्री हो जाऊँगा। उसने भी ऐसा ही किया। तो ये एक चक्रव्यूह है जिससे आप कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो आपको फोकस करना चाहिए कि जिस काम में आप प्राइमरी, जो आपका काम है, आप जॉब कर रहे हैं, आप फुल टाइम जॉब करिए। ट्रेडिंग एक फुल टाइम बिजनेस है। जब आप ट्रेडिंग करना चाहें तो आप पूरी तरीके से पहले सीखें उस चीज़ को, खुद से सीखें, बिना किसी ऐसे फ्रॉड जो स्कैमस्टर आजकल चले हैं उनसे मदद लिए। जब आप पेपर ट्रेड करना शुरू करें, जब आप 1 साल ट्रेंड हो जाएं कि हाँ मेरे पेपर ट्रेड मैंने किया हुआ है, इसमें मेरे इमोशंस पे मुझे कंट्रोल है, उसके बाद आप धीरे धीरे स्विच करें। और अगेन, आप जॉब के साथ ट्रेडिंग को नहीं कर सकते, बिकॉज ट्रेडिंग एक फुल टाइम काम है, आप एक साथ 2 काम कभी नहीं कर सकते। तो अगर आपको ट्रेडिंग में आना है तो उसको क्विट करना पड़ेगा, और उसको क्विट करने के लिए बहुत बड़ा एक एक्सपर्टीज चाहिए ट्रेडिंग के लिए। तो वो यंगस्टर पढ़े अपनी पढ़ाई और अपने कैपिटल प्रोटेक्शन पे फोकस करें रादर देन ट्रेडिंग में आने के लिए। बट इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे। जैसे आपने मुझे बताया कि जो ट्रेडिंग में आने के लिए आपको फुल टाइम जो है इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसमें, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने आपसे ही शायद ये सुना हुआ है कि आप कहते हैं कि ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग से आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते। नहीं कर सकते। तो यंगस्टर को अगर वेल्थ क्रिएट करना है, और बहुत से लोग हैं कि जो अपने जॉब में ही बिजी रहते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि अगर उन्हें एक वेल्थ क्रिएट करना है लाइफ में तो वो कैसे स्टार्ट करें? उनको देखिए, जैसा कि अभी इनका भी यही सवाल था कि मोर और लेस की मेरी 30 साल की एज है। जनरली जब कोई भी पुरुष या महिला जब जॉब में जाते हैं तो लगभग उनकी एज 24-25 साल हो जाती है। शुरू में 2-3 साल उनके अपने
पर्सनल कुछ एम्बिशंस होते हैं कि उनको अच्छा कपड़ा ख़रीदना है, उनको मूवीज़ देखने जाना है, घूमने फिरने जाना है, तो उस केस में वो इन्वेस्टमेंट की चीज़ को समझ नहीं पाते। तो वो क्वाइट नेचुरल है कि वो उनको थोड़ा टाइम लगता है इस चीज़ को समझने में कि हमें सेविंग्स भी करनी है और सेविंग को हमें ग्रो भी करना है। तो एक सर्टेनली एक 27, 28, 30 की एज में एक उनको समझ आती है। तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जितना भी वो उनका इनकम आ रहा है उसका एक पोर्शन, मतलब एक मैं चीज़ हमेशा हर जगह यूज़ करता हूँ कि अगर आप सपोज़ 10,000 रुपये कमा रहे हैं, उसमें से अगर आप 2,000 रुपये नहीं बचा सकते ना, तो यकीन मानिए आप 1 लाख रुपये कमा रहे होंगे, उसमें 10,000 रुपये आप नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि ये एक हैबिट होता है। करेक्ट। आप किसी भी अमाउंट पे जब आप हैबिट वो डेवलप करते हैं ना, वो हैबिट आपकी डेवलप होती है तो बड़े अमाउंट पे भी वो हैबिट बनी रहती है। जैसे होता क्या है, मान लीजिए आज आपकी सैलरी 5,000 रुपये है, ठीक है, 5,000 में आप अपने घर का खर्च चला रही हैं, ठीक है, उसमें आप 2 रोटी खाती हैं। अब 5,000 का अगर सैलरी आपका 50,000 हो जाएगा तो आप 2 की जगह 20 रोटी थोड़ी ना खाने लग जाएंगी। करेक्ट। वो तो एक्सपेंस आपके फिक्स हैं, Absolutely. वो तो नहीं बढ़ रहे हैं। इसका मतलब आपका सैलरी बढ़ रहा है लेकिन आपके कुछ एक्सपेंसेस है जो फिक्स है, जो नहीं बढ़ रहे हैं, यानी कि एडिशनल पैसा आपके पास बच रहा है। अब उनको लग्जरी की तरफ जाने के बजाय अगर आप ये सोचें कि इनको मैं स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट करूँ मार्केट में ताकि ये मेरे आगे के लिए मदद आए, यानी कि आज जो मैं 2 रोटी खर्च करके खा रही हूँ वो मेरी पैसिव इनकम से मुझे वो 2 रोटी मिलना शुरू हो जाए, ताकि मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकूं और मुझे फ्यूचर में गोइंग फॉरवर्ड किसी तरीके की जॉब, या आजकल जो चला है रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट इज़ नथिंग बट फ्रीडम, कि हमें फ्रीडम है कि हम जैसे चाहें वैसे अपनी लाइफ को जी पाएँ, हमें कोई कंपल्सन नहीं है किसी चीज़ का। तो इस तरीके से वो लोग प्लान करके लंबे समय में वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को भी पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जाते जाते एक आखिरी प्रश्न है हमारा जी। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो इंडिया देश है वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे ले लीजिए, चाहे पावर सेक्टर ले लीजिए, चाहे रिन्यूएबल ले लीजिए, चाहे इनोवेशन ले लीजिए, मतलब काफ़ी अच्छे बूम पे है, मतलब जहाँ तक। तो आने वाले समय में आप इसको मार्केट के साथ कैसे देखते हैं और मतलब लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरीके से, मतलब ग्रोथ किस तरीके से होगा जी इसके रिगार्डिंग? देखिए किसी भी देश का जो स्टॉक मार्केट होता है वो, जैसे आप कहते हैं ना कि जब हम घर बनवाते हैं तो हमेशा हम लोग सबसे अच्छा जो क्वालिटी का पेंट होता है ना वो घर की बाहरी दीवार पे लगाते हैं जो सामने से दिखती है, और सबसे अच्छा गेट, सबसे अच्छी लाइट सब वहाँ लगाते हैं, ना कि पीछे की वॉल पे या साइड की वॉल पे, क्योंकि वो जो हमारे घर का जो आईना होता है ना वो हमारे घर का एंट्रेंस होता है। कोई भी आता है उस आईने को देखता है, यानी कि उस एंट्रेंस को देखता है, उससे प्रभावित होता है, उससे वो जज करता है कि इसके अंदर कैसे लोग रहते होंगे। अगर वो एकदम बढ़िया सजा होगा तो लोग हाँ भाई अंदर अच्छे लोग हैं, पैसे वाले लोग रह रहे हैं, और वो पूरी तरीके से अगर गंदा फंसा हुआ है, वहाँ गोबर पड़ा हुआ है, तो लगेगा अरे यार ये लोग साफ नहीं रहते हैं। तो इसी तरीके से जब देश की बात आती है तो किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो उसके स्टॉक मार्केट उसका आईना होता है। अगर स्टॉक मार्केट किसी देश का बढ़िया कर रहा है इसका मतलब उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है, उस देश की सरकार अच्छा कर रही है। तो जब स्टॉक मार्केट आपने कोविड के बाद से देखा कि भारत सरकार ने बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं हर सेक्टर में। एनर्जी, जहां हमारा कंजम्पशन एक करीब 1 यूनिट पर डे पर मेंबर होता था, मतलब पर सिटीजन, वो अब 3 यूनिट तक पहुंच गया, यानी 3 टाइम्स एनर्जी कंजम्पशन बढ़ गया है। सोलर में इतनी सब्सिडी दी है, कंपनियों को भी दिया है सब्सिडी प्लांट लगाने के लिए। बाहर का FDI के लिए भी जापान से काफ़ी पैसा आया है जो कि 1% ब्याज पे भारत सरकार ने प्रोक्योर किया है कि आप यहाँ पे उससे प्लांट लगा सकते हैं। एज अ कस्टमर अगर आप सोलर लगाना चाह रहे हैं तो भी वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है। मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ, उनको पता चलता है कि शायद 3 किलोवाट या 2 किलोवाट 50,000 या 60,000 रुपये, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, मतलब कुछ ऐसे अमाउंट में वो लोग उसको ले पा रहे हैं। और ईवीज़ में भारत सरकार ने अभी गडकरी की देखिए कि वो हाइड्रोफ्यूल, उस पर भी वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो एक कलेक्टिव एफर्ट जो सरकार ने, हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स ने, हमारे देश के इन्वेस्टर्स ने, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने एक लगाया है, वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जब भी कोई, मैं बोला कि अगर कोई आपके घर को देखेगा, किसी को आना है, देखेगा कि इसके घर में बहुत अच्छा चीज़ लगा है, तो वो अंदर से उत्सुक होगा आपसे मिलने के लिए कि यार कौन है इस घर के ओनर, तो कौन है, मतलब मैं भी यहाँ पे आके रह सकता हूँ क्या, या कोई किराएदार आएगा तो मुझे भी आपके यहाँ किराए पे रहना है क्या, क्योंकि आपका घर बहुत अच्छे मेंटेन है, पेंट है, लाइट्स अच्छी लग रही हैं। तो जब आज नहीं तो कल जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा तो सबसे पहले वो स्टॉक मार्केट को देखेगा कि आपका स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर चाइना पिछले 10 साल से नहीं परफॉर्म किया है, भारत ने पिछले 10 साल में करीब 4 गुना भारतीय बाजार हो गए हैं। जापान जो पिछले 30 साल से बेयर रन में ही है, एक तरीके से वापस बुल रन में नहीं आया, उनके कंपैरिजन में हम अच्छा कर रहे हैं।
हमारे पड़ोसी जितने देश हैं उनसे हम अच्छा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब उनको एक किसी ग्रोइंग इकॉनमी में इन्वेस्ट करना होगा तो भारत की इकॉनमी होगी। तो हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बस ये है कि कोई भी चीज़, जैसे आप जब चढ़ना शुरू करते हैं तो जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से 5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी है, तो हर समय आप दौड़ते हुए नहीं चढ़ सकते। थोड़ी दूर आप दौड़ेंगे, फिर फूल जाएंगे, रेस्ट करेंगे, वेट करेंगे, बैठेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद फिर ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे, फिर आप 100 मीटर 200 मीटर चढ़ेंगे, फिर आप वेट करेंगे। वैसे ही स्टॉक मार्केट होते हैं, कुछ दिन चलेंगे, कुछ टाइम रुकेंगे, फिर ऊपर चलेंगे, फिर रुकेंगे। तो जब रुकने वाला टाइम है तो उसमें आपको पेशेंसली वेट करना है कि ये लंबी जर्नी है, और जैसा आप सभी जानते हैं इंसान हो या निफ्टी या मार्केट, अंत में जाना ऊपर ही है। तो आप भरोसा रखिए, ऑप्टिमिज्म अपने को ऑप्टिमिस्टिक रखिए। भारत की बहुत बड़ी स्टोरी है। अगर मैं इसको आपको एक छोटे से एग्जांपल में बताऊं कि अगर भारत को यहाँ से लेकर दिल्ली जाना है तो अभी समझ लीजिए कि ट्रेन यहाँ से खुली है जस्ट अभी दिल्ली बहुत दूर है। तो इतनी लंबी जर्नी है, उसमें आप ट्रेन में बैठे रहेंगे, बहुत वेल्थ बनाएंगे, हम सब वेल्थ बनाएंगे, हम सब यहीं पे हैं। तो और कुछ तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि दिवाली में आप लोगों ने मुझे मौका दिया इस दिन यहाँ पे आकर के कुछ सवालों का जवाब देने के लिए। इतनी अच्छी बातें बताई ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको इससे मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही सीखने को मिलेगा और वो लोग फ्यूचर में वेल्थ बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही उम्मीद है, यही आशा है कि हमारा देश तरक्की करे, आगे बढ़े और हर दिवाली इसी तरह फलती फूलती और वेल्थ क्रिएशन वाली हो। धन्यवाद।